नमस्कार। चर्चा विद डॉक्टर अवधेश गुप्ता चैनल के इस द्वितीय संस्करण सेकंड एपिसोड, जिसका टाइटल है हार नहीं मानूंगा, अटल जी एक राजनीतिक अजात शत्रु व संस्कार साला। मित्रों, पहले मैंने तय किया था कि आज किसी एकेडमिक आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर इस एपिसोड को मैं शूट करूंगा, पर मुझे अचानक याद आया आज 25 दिसंबर है, बहुत ही भव्य दिवस है, एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का जिसने स्वतंत्र भारत में राजनीति को एक नई परिभाषा दी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, एक ऐसे राजनीतिक अजात शत्रु जिनकी प्रशंसा स्वयं उनके संगठन, उनके दल, उनकी पार्टी में ही नहीं परंतु विपक्ष में भी होती थी, पूरे विश्व में। और विशिष्टकर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब भारतीय लोकतंत्र एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा था, एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, तब उन्होंने एक नई परिभाषा स्थापित की। विद्यार्थी जीवन में मैं जब सरस्वती विद्या मंदिर का, विद्या भारती के संचालित विद्यालय का मैं विद्यार्थी हुआ करता था, तब से मुझे इस संस्कार में छोटी सी आहुति देने का, सीखने का, गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा के माध्यम से इस पूरे के पूरे संस्कार को समझने का अवसर मिला। और आज इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से सेकंड एपिसोड में मैं उनकी एक बहुत ही अद्भुत कृति है जो अटल जी द्वारा संकलित है, मेरी 51 कविताएं। और ये काव्य कोश मुझे लगता है स्वतंत्र भारत के श्रेष्ठ काव्य कोशों में से एक है। मैंने उनकी सारी कविताएं पढ़ी हैं और विद्यार्थी जीवन में भी मैं गुनगुनाया करता था। और तब मुझे कई लोग, चूंकि मैं कॉपी करता था उनकी भाषा को, उनके तौर तरीके को, आज भी प्रयास करूंगा कुछ आप उसके माध्यम से आप तक पहुंचाने का। तो मुझे याद आया कि आज इस पर चर्चा करते हैं। और ये चर्चा विद डॉक्टर अवधेश गुप्ता में ये जो संवाद है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, मैं पहले उस पर थोड़ा कुछ सेकंड्स बात कर लूँ। उसका मूल उद्देश्य यह है कि वैसे तो मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बात होनी ही चाहिए, और होएगी भी। परंतु मुझे लगता है कि विज्ञान के विद्यार्थी को समाज शास्त्र के विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, और ऐसे उन तमाम विषयों पर जो भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं, और भारत की तकनीकी को प्रभावित करते हैं, और भारत की पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। राजनीति केवल कुछ गिने चुने ऐसे लोगों का जिन्होंने राजनीतिक द्वंद्व पैदा कर रखा है देश में, उन्हीं का ही विषय नहीं, उन्हीं का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हर व्यक्ति को जो इंटेलेक्चुअल है, हर व्यक्ति को जो शिक्षा की समझ रखता है, उसे ऐसे विषयों पर बात करनी चाहिए। और जब बात भारत रत्न की हो, जब बात अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व की हो जिनकी आज जन्म जयंती है, तो उस पर बात करना और ज़्यादा स्वाभाविक भी होता है। मुझे उन्हीं की भाषा में, उनके द्वारा दी गई उन्होंने एक अपने संवाद में, अपने भाषण में एक बोला था, जिसको मैं आप तक पहुंचाता हूं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसी के लिए, और मरेंगे तो भी इसी के लिए। और मरने के बाद गंगा की अस्थियों में, बहती हुई मेरी अस्थियों में कोई ध्यान से कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत माता के प्रति जो अनुराग और भारत को मां के रूप में स्वीकार करने की जो संकल्पना, जिस संगठन से ये संस्कार उनको मिले, मुझे लगता है इसकी चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयं सेवक रहे और बचपन से ही वो संस्कार उनको उस संस्कार शाला से मिले, और बाद में भारतीय जनसंघ की संस्थापना में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और साथ में नानाजी देशमुख, अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने संगठन को, पार्टी को स्थापित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहली बार संसद में पहुंचे, बहुत छोटे से युवक थे, लगभग 25 वर्ष के युवक, और प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने उनका परिचय विंस्टन चर्चिल से कराया, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनको कहा कि जो बालक है ये भविष्य का भारत का प्रधानमंत्री है,
1955 के आसपास ये घोषणा स्वयं नेहरू जी ने उस व्यक्ति के लिए कर दी थी जो राजनीतिक रूप से उनकी विचारधारा के विपरीत था। इसका अर्थ है कि भारत का जो लोकतांत्रिक वैभव है वो तो सदैव संपन्न रहा है और इस वैभव को नया मूर्त रूप देने का काम स्वयं अटल जी ने किया। 1990 में लगभग, मुझे याद है 1995 में मेरी 51 कविताएं काव्य कोश का उनका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया था, जो कांग्रेस से आते थे और वाजपेयी जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करते थे। और ये बात बताते हुए और ये बात समझनी पड़ेगी हमें कि लोकतांत्रिक रूप से आप एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, विपक्ष हो सकते हैं, प्रतिपक्ष हो सकते हैं, पर मन के बीच में भेद ना हो ये बहुत आवश्यक है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और स्वयं वाजपेयी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया जब पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनकी काव्य कोश का उद्घाटन किया। शिवमंगल सिंह सुमन जी एक बहुत मूर्तिकार, बहुत बहुत बड़े कवि थे, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके बाद स्वयं नरसिम्हा राव जी ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के विचार को रखने के लिए वाजपेयी जी को भेजा और अटल जी ने हिंदी में जो भाषण दिया, पहला हिंदी का भाषण, माँ हिंदी की वंदना का लोकतांत्रिक रूप से भारत के, स्वतंत्र भारत के किसी राजनेता ने विश्व के पटल पर अगर हिंदी को मान स्थापित किया तो वो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अटल जी के चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने का है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड वी टॉक अबाउट द 3 डिफरेंट कैटेगरीज where we categorize the machine learning algorithms: supervised, unsupervised, reinforcement learning। तीनों मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लगभग 70-60 वर्ष पूर्व से ही वाजपेयी जी ने जीना से शुरू कर दिया था। सुपरवाइज्ड लर्निंग तो थी क्योंकि वो एक ऐसे संगठन के स्वयं सेवक थे जो उनको सुपरवाइज कर रहा था। अनसुपरवाइज्ड थी, उन्होंने स्वयं को, एक आगरा के पास एक छोटे से कस्बे बटेश्वर में उनका जन्म हुआ, वहां से लेकर और नई दिल्ली तक की यात्रा, संसद भवन तक की यात्रा और वो सब जो जो उन्होंने स्थापित किया वो स्वयं में बहुत ही वंदनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक मुझे याद आता है, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिसका अर्थ है कि जो श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, अन्य सारे लोग उन आचरण का वैसा ही पालन करते हैं और साथ में वो जिस प्रकार की मर्यादा स्थापित कर देते हैं, जिस प्रकार का लोक मर्यादा स्थापित करते हैं, उसका भी अनुपालन करते हैं। वाजपेयी जी ने काम बहुत ठीक से किया। आज वर्तमान भारत में उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी पार्टी जो लोग चला रहे हैं और जिस प्रकार से आज विजय पताका लहरा रहे हैं, मुझे लगता है कि वाजपेयी जी ने और उनकी तमाम अन्य बहुत सारे लोग जिन्होंने स्वयं को आहुति दी राष्ट्र के हित के लिए, उन सब ने मिलकर वो फाउंडेशन तैयार की थी, वो नींव तैयार की। अटल जी की कविता है, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। हमारे जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रेरणा है। There are a lot of moments when we start feeling defeated, we start feeling demotivated and depressed too, and that is the moment when we must take the inspirations, motivation from such ideals like Vajpayee ji, who fought across the time. And this poem was written in the times of 1975, जब वो इमरजेंसी के विरोध में खड़े थे, उनको जेल में डाल दिया गया था और देश ने बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक कालाध्याय देखा था। उस समय जब वो संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने लिखा, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं। हमें अपने जीवन में भी इसी प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए। There would lot of times would come when we would start feeling कि हम टूट रहे हैं, हम हार रहे हैं। जीत जो है कोई एक सॉलिड विषय नहीं है, जीत जो है वो निरंतरता का, समन्वयता का विषय, कॉन्टिन्यूटी का विषय। सक्सेस इज नॉट अ जर्नी, इट इज अ डेस्टिनेशन। पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ विनिंग इवेंट। और वाजपेयी जी इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहा करते थे। और आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता। और उस समय में जब देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा हो, संघर्ष हो, सत्ता का संघर्ष हो, कई प्रकार की सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश ने जिस प्रकार का तांडव देखा, और मुझे लगता है वाजपेयी जी से ज्यादा बड़ा सेकुलर पॉलिटिशियन कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने जिस प्रकार से सभी धर्मों का सम्मान करते हुए
और उनका मूल मंत्र था कि भारत मेरी माँ है और भारत की विजय सबकी विजय है। सभी धर्म, सभी संगठन, सभी विचार, सभी 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 कास्ट, सबको मिलकर। और जब वो सरकार चला रहे थे, 24 दलों की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वो बड़े परेशान हो गए थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि आज मेरा मन है कि कविताओं के माध्यम से उनका संदेश मैं आप तक पहुंचाऊं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पर इसका अर्थ ही नहीं वो टूट गए, इसका अर्थ ही नहीं है वो फिर दोबारा से फिर उठ खड़े हुए, फिर चुनाव हुआ, फिर वो पुनः वो प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद उन्होंने लिखा था कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी एक ऐसा नाम है जो सर्व स्वीकार्यता का नाम है। इस वर्तमान लोकतंत्र में मुझे लगता है कोई और अन्य किसी भी दल का नेता इतना बड़ा नाम नहीं बन पाया जिसने इस प्रकार से स्वीकार, इसीलिए उन्हें राजनीतिक अजात शत्रु कहा जाता है। वो संस्कारशाला है राजनीति की। उन्होंने जब जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी, उनके पास संभावनाएं थी, वो चाहते तो सरकार बना सकते थे, जैसा कि आजकल पिछले 20-30 वर्षों में देखा गया है। टूट फूट करने में सब लगे हैं, सब माहिर भी हैं, और कई प्रकार चुनाव जीतना तो मूल लक्ष्य भी बन गया है कई प्रकार। पर उस समय उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति, ऐसी सरकार को तो मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा जहां पर टूट फूट हो, जहां पर मुझे अपनी राजनीतिक मर्यादा के साथ समझौता करना पड़े। और उन्होंने एक परिचय की 4 पंक्तियां लिखी थी। अटल जी हैं क्या? अटल जी सनातन धर्म की ध्वजा पताका के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, जिन्होंने लोकतंत्र और सनातन के बीच एक बहुत श्रेष्ठ प्रकार का प्रकल्प स्थापित किया। मैं शंकर का क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की ये तृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जन चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इस प्रकार से परम आदरणीय अटल जी ने जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे ताने वाने को बुना, और समस्त भारत, और आज अगर भारत की जो वैशिष्ट्य स्थापित हो रहा है पूरे विश्व में, जिस प्रकार से हम सना सना धीरे धीरे कर प्रगति उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी उसी संगठन की विचारधारा से आते हैं। और ये संभव है क्योंकि समय के साथ जब कष्ट बढ़ते हैं, समय के साथ जब संकट बढ़ते हैं, तो हर राजनेता की और हर लीडर की अपनी लीडरशिप स्टाइल होती है। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट इट नाउ, वी मस्ट फोस्टर दिस थिंग इनटू अवर ओन कंसिडरेशंस, एंड वी शुड अलाउ द पीपल टू इंटरवीन इनटू द प्रोसेसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट द करेक्शंस एंड नीडफुल जस्टिफिकेशंस फॉर दैट आल्सो। और जब जब राम मंदिर का समय था, और ध्यान है जिस समय वो घटना हुई अयोध्या में, और कार सेवक पूरा के पूरे अयोध्या में स्थापित थे, लाखों कार सेवक पूरे देश से वहां पहुंचे, और गुलामी का मानसिकता के एक प्रतीक को वहां पर ढाया गया, एक ढांचा ढाया गया। उस दिन अटल जी लंदन में थे। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अयोध्या आज क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि जो राम भक्त थे वो अयोध्या चले गए, जो राष्ट्र भक्त हैं वो देश का नेतृत्व करने के लिए और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन आए हुए। और बड़ी स्पष्टता थी उनके विचार में। और उन्होंने कहा था, उनकी कविता है, दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद हो गया, बट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। मित्रों, आज का ये दिन, और मुझे लगता है कि ये बहुत विशिष्ट दिन इसलिए, जो भी लोग टेक्नोलॉजी से आते हैं, एजुकेशन से आते हैं, पॉलिटिक्स से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, कॉर्पोरेट से आते हैं, या दुनिया जिंदगी के किसी भी बॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, उन सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए। बाधाएं आती हैं आए, घिरे पड़े, ये अटल जी की बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, जो मैं पिछले 20-25 वर्षों से लगातार कई मंचों पर भी बोलता आया हूं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर वर्षें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा। और अंत में मैं श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक, प्रथम श्लोक और अंतिम 700वां श्लोक, 2 श्लोकों को उद्धृत कर इस बात को समाप्त करूंगा। प्रथम श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, और वो पहला आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हैं, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी साहब। आप सोच सकते महाभारत के समय में संजय युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वहीं से खड़े होकर वो स्वयं महाराजा धृतराष्ट्र को जो है वो पूरा संदेश भेजे, पूरा वीडियो भेज रहे हैं, पूरा बता रहे हैं क्या। उन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा है क्या हो रहा है, मेरे पुत्र कौरव पुत्र और पांडु पुत्र किस प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं और क्या, उसको बयान। तो उन्होंने, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, एक शब्द आया है माम का, मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अंतिम श्लोक है वो है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। और जहां पर योगेश्वर कृष्ण हो, जहां पार्थ हो, तो वह जीत सुनिश्चित है, विजय सुनिश्चित है। और यहां पर भी जो अंतिम शब्द है वो भी मम है। तो मम से मम तक की यात्रा और इसका वैभव को स्थापित करने का जो सबसे बड़ा कार्य श्रीमद् भगवद गीता ने किया है। और मुझे लगता है अटल जी चूंकि स्वयं कई बार श्रीमद् भगवद गीता की बात भी करते थे, विवेचना करते थे, वो बहुत योग्य, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। आज उनकी जन्म जयंती पर हम ये निश्चय करें कि इस मम से मम तक की यात्रा में स्वयं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, पूरी मानवता के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। राष्ट्र को परम वैभवम नेतुमेतत् सुराष्ट्रम समर्था भवत्वाशिषाते वर्षम, परम वैभव तक राष्ट्र को कैसे पहुंचा सकते हैं, इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस पर विचार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी इस चर्चा को आप लोगों तक पहुंचाएं, इस YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा अर्थ बिल्कुल नंबर गेम का नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं लोगों तक मैं पहुंच सकूं, लोगों तक मैं जुड़ सकूं। आपका स्नेह अपेक्षित है और इसी के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय भारत।